प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ जो प्रकरण है विशेषण अर्थात एडजेक्टिव, उसके बारे में आज चर्चा करनी है। और उसी विशेषण के बारे हम पढ़ेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी जो निश्चित परिभाषा है वो क्या हो सकती है, इसके भेद पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ उससे मिलती जुलती जो चीज़ें हैं जो विशेषण से अपना संबंध स्थापित करती हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं इस यात्रा को, विशेषण की यात्रा को, जो आपके लिए व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही अच्छा टॉपिक हो सकता है। तो आइए विद्यार्थियों, जैसा कि लिखा हुआ है विशेषण, यहाँ विशेषण का जो तात्पर्य होता है, शाब्दिक जो अर्थ होता है विद्यार्थियों, वो होता है विशेषता बताने वाला शब्द। यानी कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थात विशेषता बताने वाला जो शब्द है वह विशेषण कहलाता है। परिभाषा जो लिखनी है वो इस तरह से लिखेंगे विद्यार्थियों कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ इसी से संबंध में किसी वाक्य को आधार बना करके कुछ चीज़ें आपको इसके अतिरिक्त भी याद रखनी है। वो इस प्रकार से हैं कि यहाँ जब किसी वाक्य में विशेषण प्रयुक्त होता है तो वहीं उसी वाक्य में विशेष्य भी होता है। तो विशेष्य क्या है, एक अलग स्थिति है, उसको भी देखते हैं विद्यार्थियों। जैसे लिख दिया हमने विशेष्य, कहने का अर्थ यह है कि जिसकी विशेषता बताने योग्य जो होता है वो कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो जो विशेषण होता है और वो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वही विशेष्य होता है। यहाँ जैसे हमने लिख दिया विद्यार्थियों नीला आकाश, तो आकाश जो है वो विशेष्य है क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है और विशेषता को इंगित करने वाला जो शब्द है वो विशेषण है। तो नीला विशेषण हुआ और विशेष हुआ विद्यार्थियों आकाश। इसी प्रकार से छोटी पुस्तक, इसमें छोटी है, जो शब्द है छोटी वो विशेषण है, और पुस्तक जो शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, पुस्तक की जो विशेषता है वो जो आपको पुस्तक दिखाई दे रहा है तो वो आपका विशेष्य होगा। इसी प्रकार से लिखेंगे सज्जन आदमी, तो सज्जन विशेषता है, विशेषण कहा जाएगा। और व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो वो विशेष्य होगा। तो इसमें सज्जन व्यक्ति में सज्जन विशेषण है और आदमी जो है वो विशेष का रूप लेकर के आया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हमने समझा विशेषण जो विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम की, वो विशेषण होता है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेष होता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक शब्द और आता है इसी के समानांतर, वो होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण विद्यार्थियों, विशेषण शब्द है, इसमें प्र अक्षर मिलने से इसकी विशेषता है वो और बढ़ जाती है। अर्थात जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है ये खुद में ही विशेषता बताने का काम करता है, लेकिन यदि विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है तो वहाँ प्रविशेषण उसको कहा जाता है। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसको प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण ले सकते हैं, वह बहुत परिश्रमी है। अब यहाँ कोई व्यक्ति है, उसके परिश्रमी होना उसकी विशेषता है, लेकिन उस विशेषता का भी एक विशेष शब्द दिया हुआ है उससे पहले, बहुत, वह बहुत। तो यहाँ विशेषता जो है उस व्यक्ति की वो परिश्रमी है, ये विशेषता है उस व्यक्ति की, उसके अंतर्गत ये गुण है, लेकिन इस विशेषण को भी विशेषित किया जा रहा है, अर्थात विशेषण की भी विशेषता जब बताई जा रही है बहुत शब्द के द्वारा तो वह बहुत परिश्रमी है, तो बहुत शब्द उसका प्रविशेषण होगा। सीता अति विनम्र लड़की है, तो यहाँ विनम्र शब्द जो है वो विशेषण है, और इसके साथ में इससे पूर्व में जो लग गया है अति, तो विनम्र से पहले अति शब्द लगाए तो ये प्रविशेषण होता है। तो विद्यार्थियों, हमने विशेषण पढ़ा, विशेष्य पढ़ा और प्रविशेषण पढ़ा। यहाँ विद्यार्थियों, कभी कभी ऐसा होता है कोई वाक्य निर्धारित कर दिया जाता है और उससे पूछा जाता है आपसे कि इसमें किसी भी वाक्य में विशेषण की पहचान हम कैसे करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आप देख करके कि विशेषण की पहचान क्या है, किस प्रकार से हम विशेषण को पहचानते हैं।
तो किसी भी वाक्य में विशेषण की पहचान करने के लिए हमको क्या करना है, कुछ प्रश्न पूछने हैं। कैसा, कैसी, कितना, कितनी, कितने, ऐसे ही ये 5 प्रश्न आप पूछेंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा, इन शब्दों के बने प्रश्न में जो भी उत्तर मिलता है, जो शब्द प्राप्त होता है, वही उसका विशेषण होता है। आप प्रश्न पूछेंगे कैसा है, कैसी है, कितना है, कितनी है, कितने हैं, तो ऐसा जो उत्तर मिलता है इन शब्दों से, इन प्रश्न सूचक शब्दों से, तो वहाँ पर जो उत्तर प्राप्त होता है विद्यार्थियों, वही विशेषण का काम करता है। जैसे प्रश्न के रूप में है कि रमेश कैसा लड़का है, तो कैसा जो शब्द है, यदि हमें उत्तर के रूप में एक वाक्य प्राप्त होता है कि या तो हम कहेंगे रमेश अच्छा लड़का है, तो कैसा है, तो वो स्थिति प्राप्त हो रही है, तो अच्छा है या बुरा है, मोटा है, पतला है, भला है, बुरा है, जो भी स्थितियां हैं वो वहाँ उस उत्तर को प्राप्त जो होता है कैसा के उत्तर में, जो कैसा प्रश्न के अंतर्गत जो उत्तर प्राप्त होता है विद्यार्थियों, वो हमें विशेषता बताने का काम यहाँ पर कर रहा है। तो उत्तर में जो आया है, अच्छा है, भला है, बुरा है, मोटा है, पतला है, ये इत्यादि जो विशेषण हैं वो विशेषण शब्द ये माने जाएंगे। विद्यार्थियों, आगे जब विशेषण की बात चल रही है तो इसी के अंतर्गत आता है कि विशेषण की रचना कैसी होती है, विशेषण का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो विद्यार्थियों, कुछ शब्द जो होते हैं मूल रूप में विशेषण ही होते हैं। वो अपने मूल रूप में उनको ना तो विभाजित किया जा सकता, वो सीधे रूप में क्या है, विशेषण के रूप में होते हैं। लेकिन कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय, अब कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय, उन शब्दों के साथ यदि हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो प्रत्यय जोड़कर क्या बनाए जाते हैं, विशेषण बनाए जाते हैं। आपसे इस प्रकार का भी प्रश्न आएगा कि इसमें ये प्रत्यय जोड़ करके विशेषण बनाइए, और इसमें क्या प्रत्यय जोड़ा जाए, किसी संज्ञा शब्द में, सर्वनाम शब्द में या क्रिया शब्द में या अव्यय शब्द में क्या विशेषण जोड़ा जाए कि शब्द ये प्राप्त हो। तो इस प्रकार का किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न आ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, प्रत्यय जोड़ करके संज्ञा में प्रत्यय जोड़ेंगे, सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ेंगे, क्रिया में प्रत्यय जोड़ेंगे, अव्यय में प्रत्यय जोड़ेंगे, और इन प्रत्ययों के जोड़ने से विशेषण शब्द बन जाता है, अर्थात विशेषण की रचना या निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से एक दो उदाहरण आपको समझने हैं। जैसे कि संज्ञा से विशेषण हमें बनाना है, तो संज्ञा शब्द प्लस उसमें कुछ प्रत्यय जोड़ेंगे, विशेषण प्राप्त होगा। उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं राष्ट्र प्लस ईय, राष्ट्र प्लस ईय, तो राष्ट्रीय हो गया। इसी प्रकार से स्वर्ण प्लस इम, स्वर्णिम हो गया है, सोने जैसा। रंग प्लस ईन, रंगीन हो गया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ संज्ञा के साथ में हम जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो विशेषण प्राप्त होता है। इसी प्रकार से सर्वनाम के साथ में हम जोड़ करके देखते हैं प्रत्यय के किस प्रकार से ये विशेषण का निर्माण होता है। मैं प्लस एरा, मैं प्लस एरा, मैं क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है, एरा क्या है, यहाँ पर प्रत्यय है। मैं प्लस एरा जोड़ने से जो विशेषण का निर्माण होता है विद्यार्थियों, वो होगा मेरा। इसी प्रकार से तुम्हारा शब्द को विच्छेदित करेंगे हम, तुम प्लस हारा, तुम यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है, हारा क्या है, यहाँ पर प्रत्यय है, हिंदी का प्रत्यय है। तो यहाँ पर तुम प्लस हारा जो विशेषण शब्द के रूप में बनेगा वो तुम्हारा शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से क्रिया में प्रत्यय जोड़ करके हम विशेषण बनाएंगे। जैसे लूट, लूट प्लस एरा बनेगा लुटेरा, जो लुटेरा शब्द बनेगा वो विशेषण है। इसी प्रकार से झगड़ प्लस आलू क्या बनेगा, झगड़ालू बनेगा। इसी प्रकार से बंधन प्लस ईय, बंधन प्लस ईय क्या बन जाएगा, बंधनीय, यानी कि वंदना करने योग्य। तो इस प्रकार से क्रिया में प्रत्यय जोड़ने पर भी विशेषण बनता है। इसी प्रकार से अव्यय शब्दों को लेते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनका लिंग परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ जो शब्द आता है जैसे बाहर, बाहर शब्द है, अव्यय शब्द है, इसमें ई लगा देंगे तो बाहरी हो गया है। इसी प्रकार से पीछे प्लस ला, पीछे प्लस ला क्या बन जाएगा, पिछला बन जाएगा। तो विद्यार्थियों, विशेषण की रचना निर्माण प्रक्रिया हमने देखी कि हम संज्ञा के साथ में प्रत्यय लगाते हैं, सर्वनाम के साथ में प्रत्यय लगाते हैं और क्रिया के साथ में प्रत्यय लगाते हैं। इसी प्रकार से हम जब अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय लगाते हैं तो विशेषण की स्थिति हमें प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आता है, सीधे सीधे इस प्रकार का प्रश्न आपको आ सकता है कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा विशेषण के भेद या विशेषण के प्रकार। तो प्रिय विद्यार्थियों,
जो सर्वमान्य जो प्रकार होते हैं विशेषण के वो 4 माने गए हैं। कुछ 2 प्रकार अन्य विद्वानों के द्वारा भी माने गए हैं, उन पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन जो प्रमुख भेद होते हैं विशेषण के उनकी ओर हम रुख करते हैं। तो देखते हैं, पहला जो विशेषण आता है विद्यार्थियों वो गुणवाचक विशेषण आता है। पहला विशेषण का रूप होता है, पहला विशेषण का भेद होता है वो गुणवाचक होता है। दूसरा होता है विद्यार्थियों संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक और जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ विशेषण के 4 भेद मिले हैं। उन भेदों को कहेंगे गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो आइए विद्यार्थियों एक का रुख करते हैं। पहला लेते हैं हम गुणवाचक विशेषण। तो इसमें कहेंगे कि जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ के रूप, रंग, गुण, दोष, दशा, दिशा, आकार, स्थिति, स्थान, काल, स्पर्श, अवस्था, समय, स्वाद, इस प्रकार के गुण जब किसी शब्द के द्वारा पाए जाते हैं, इत्यादि विशेषताओं को जो शब्द प्रकट करते हैं, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण का निर्माण होता है। तो देखते हैं इसमें रूप, रंग, गुण, दोष, दशा, दिशा, आकार, स्वाद, स्थान, काल, स्पर्श, अवस्था, समय, ये विशेषताओं को प्रकट करने वाले जो शब्द हैं विद्यार्थियों वो गुणवाचक विशेषण का रूप लेते हैं। जैसे कह सकते हैं हम काला कुत्ता, तो ये रूप है, रूप से बना। तो इसमें जो रंग है जो बताया गया है कुत्ते का रंग है, तो यहाँ पर गुणवाचक उसका कुत्ते का जो गुण है काला होना वो गुणवाचक विशेषण को इंगित करता है। इसी प्रकार से मीठा आम, सुंदर गाय, ये गुण हैं उन शब्दों के जिनके आधार पर हम गुणवाचक विशेषण को यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। इसी प्रकार से चतुर विद्यार्थी, वीर बालक, सुगंधित द्रव्य, अभिमानी व्यक्ति, नुकीला बाण, रोगी लड़का, पश्चिमी देश, युवा व्यक्ति, संध्या के समय, बनारसी साड़ी, कोमल पत्ता, चटपटी सब्जी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जब किसी पदार्थ के गुण यहाँ पर बताए जाते हैं तो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो भेद होता है विद्यार्थियों विशेषण का वो होता है संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर संख्याएं 2 प्रकार की हुई, एक तो निश्चित संख्या और एक हुई अनिश्चित संख्या। इस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। तो पहले जानते हैं विद्यार्थियों की संख्यावाचक विशेषण आखिर है क्या। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या इसमें दिखाई देती है। इस शब्द के द्वारा यानी कि इस विशेषण के द्वारा किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए संख्या विशेषण के 2 भेद माने गए हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, जैसे संख्या आएगी तो संख्या कई रूपों में लेकर के आती है। इसी प्रकार से यहाँ 5 भेद यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक के रूप में हमें कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों, आप भेदों की संख्या अधिक होने के कारण बिल्कुल भी घबराए नहीं, इनको रटने के बजाय आप अपने मन में अच्छी तरह से समझेंगे और आपको वहाँ कोई परेशानी आने वाली नहीं है। बार बार वीडियोज़ को देखें और बार बार इनका मनन करें, आपको व्यावहारिक जो व्याकरण की चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी। निश्चित संख्यावाचक में देखते हैं हम गणनावाचक। पहला है गणनावाचक, जैसे हम 1 से 100 तक की या अनंत तक की गिनती लेते हैं, 1 2 3 4 50 500। तो ऐसा जो होता है जो गणनावाचक होता है वो निश्चित संख्या होती है, उसको आता है। दूसरा आता है क्रमवाचक, जैसे पहला, दूसरा, 5वां, 8वां, 20वां, या संस्कृत में इस प्रकार से ले सकते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो प्रथम जो होता है उसका जो अर्थ होता है वो पहला ही होता है, द्वितीय का अर्थ दूसरा होता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये क्रमवाचक होता है। तो पहला पड़ा गणनावाचक जिसमें डायरेक्ट संख्याएं आती हैं, दूसरा है क्रमवाचक, तीसरा है विद्यार्थियों आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक का जो उदाहरण होता है वो इस प्रकार से होंगे कि ये बताया जाता है कि विशेष कितना गुणा है, इससे ये पता चलता है कि आवृत्ति कितनी बार हुई है। तो यहाँ कितना गुणा विशेष है उसका पता चलता है, तो दूना है, चौगुना है, 7 गुना है। तो इस प्रकार से ये आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। समुदायवाचक आता है, 3, 5, 4। ये संज्ञा के जो समूह का बोध कराने वाला है वो समुदायवाचक विशेषण कहा जाता है। एक अंतिम भेद इसका होता है प्रत्येकवाचक, 1 1, 2 2, हर चौथे,
तो इस प्रकार से विद्यार्थियों निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत 5 भेद पड़े: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। अब यहाँ कुछ उदाहरण देखेंगे विद्यार्थियों, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्नों में हम निश्चित संख्यावाचक को पहचानेंगे। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं, मेरे पास हिंदी की 50 पुस्तकें हैं। तो वहाँ 50 के ऊपर नीचे जो रेखांकित किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, तो हम ये पूछा जाएगा कि इसमें विशेषण का प्रकार है। तो 50 जो है वो निश्चित गणना को व्यक्त करता है, इसलिए यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब अगला उदाहरण है, पंक्ति से 8वां छात्र, पंक्ति का 8वां छात्र खड़े हो जाओ। तो 8वां जो है वो आपको यहाँ पर क्रमवाचक को इंगित करता है। तो विद्यार्थियों यहाँ जब निश्चित संख्या का बोध होता है तो वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण पाया जाता है। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा भेद होता है संख्यावाचक विशेषण का, वो ये होता है कि अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ निश्चित जो विशेषण किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, यहाँ संख्या निश्चित नहीं है। जैसे इसमें इस प्रकार के शब्द आया करते हैं विद्यार्थियों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कोई, कुछ, कई, कुछ, सब, थोड़े, बहुत, ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है संख्या का। तो वहाँ विद्यार्थियों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण मिलता है। तो यहाँ विद्यार्थियों हमने 2 प्रकार के विशेषण पढ़े हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, जिसके अंतर्गत संख्यावाचक में निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हमने पढ़े। विद्यार्थियों तीसरा जो रूप पढ़ते हैं विशेषण का, वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। विद्यार्थियों आपको जल्दबाजी में परिमाण को परिणाम नहीं पढ़ना है, रिजल्ट नहीं पढ़ना है। परिमाण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपको ध्यान रखना है कि परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल। तो यहाँ परिमाण से डायरेक्ट जो शाब्दिक अर्थ निकलता है, तो वस्तु या पदार्थ, वस्तु पदार्थ या स्थान की जो मात्रा है, तौल है और नाप है, जो माप है उसका बोध कराने वाले शब्द यहाँ परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इसका सीधा तरीका और है परिमाणवाचक को समझने का कि जब किसी संख्या शब्द के साथ संख्या भी लगी हुई होगी, तो भ्रमित नहीं होना है कि संख्यावाचक है क्या ये। तो संख्या शब्द के साथ मात्रा प्रकट करने वाली इकाई भी प्रयुक्त की जाती है। जब किसी संख्या शब्द के साथ मात्रा प्रकट करने वाली जो इकाई है वो भी आती है, अर्थात ऐसे पदार्थ जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। भाई मात्रा होगी तो गिन नहीं सकते, तो वो मात्रा जो संख्या होती है उनको तो गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ है क्या, उस संख्या के साथ साथ मात्रा है, इसलिए इन्हें क्या नहीं कर सकते, हम गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें गिन नहीं सकते, सिर्फ मात्रा उनकी बताई जा सकती है, तो यहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे इसमें भी 2 भेद कर दिए गए हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में विद्यार्थियों आता है जैसे 2 लीटर दूध। अब यहाँ 2 संख्या तो है, लेकिन बाद में इसके में इकाई दी हुई है, तो यहाँ हम परिमाणवाचक यानी कि नाप, तोल, माप इनका पता चलता है। 2 लीटर दूध, 3 लीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा, यानी कि कपड़े को हम मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, तो ये 3 मीटर कपड़ा है, 5 किलो गेहूं है। इस प्रकार से मात्रा का जब इकाई के रूप में जो ज्ञान होता है, पता चलता है, तो वहाँ परिमाणवाचक विशेषण आता है। विद्यार्थियों अनिश्चित परिमाणवाचक में आते हैं थोड़ा सा दूध। अब उस दूध की मात्रा का पता नहीं है, अनिश्चित मात्रा है, लाखों टन अनाज तो है, लेकिन कितने टन है ये पता नहीं, लाखों में दिया हुआ है, तो अनिश्चित संख्या हो गई। उस संख्या के साथ साथ मात्रा भी आ रही है, तो यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आएगा। थोड़ा सा दूध, लाखों टन अनाज, कुछ धन। अब विद्यार्थियों इसमें थोड़ा सा समझना है, धन। तो यहाँ धन है विद्यार्थियों, धन को गिन नहीं सकते, हम गिन को इसको सकते हैं, रुपयों को गिन सकते हैं। राशि यदि है, यदि रुपया है उसको गिन सकते हैं, तो धन को नहीं गिना जा सकता। इसलिए धन शब्द जब आता है तो अनिश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण है उसकी ये और इंगित करता है। तो विद्यार्थियों 3 रूप हमने पढ़े, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण। अब चौथा जो अंतिम रूप होता है विशेषण का, वो ये पढ़ते हैं, जो आता है, जो महत्वपूर्ण भी है, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। देखिए आपको कभी सार्वनामिक विशेषण लिखा हुआ नहीं आता है, डायरेक्ट आ जाता है संकेतवाचक, तो आप एक ही अर्थ इनका समझें, सार्वनामिक विशेषण। जैसा कि शब्द से ही, शाब्दिक अर्थ से ही पता चल रहा है इसका सार्वनामिक।
यानी कि सर्वनाम, जब विशेषण ही सर्वनाम बन जाए, विशेषण जब प्रयुक्त किया जाता है किसी वाक्य में और यदि वो विशेषण यदि वो सर्वनाम विशेषण के रूप में कार्य करने लग जाए तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। देखिए आगे इसमें, जब किसी सर्वनाम शब्द को ही विशेषण के रूप में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो उसे वहाँ सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। अब यहाँ पुस्तक जो है उससे पहले शब्द लगा हुआ है यह, तो यह पुस्तक, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वनाम है और पुस्तक को निश्चित कर दिया गया है कि यह है। तो यहाँ सर्वनाम के रूप में वो जो यह शब्द है वो विशेषण को इंगित करता है, तो यह पुस्तक मेरी है, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। वह मकान तुम्हारा है, तो वहाँ मकान जो है उस मकान की निश्चित मकान की ओर हम बता रहे हैं, लेकिन वह शब्द जो सर्वनाम है वो विशेषण के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण आएगा। अर्थात जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। विद्यार्थियों, 4 भेद पढ़े विशेषण के, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। इसके अलावा कई विद्वानों ने 2 भेद और किए हैं, लेकिन ये जो दोनों भेद हैं इन्हीं चारों में समाहित होते हैं। अलग भी देख लेते हैं इनको, तो इसमें अलग से आया है व्यक्तिवाचक विशेषण, ये भी रूप मिलता है व्यक्तिवाचक विशेषण। आपको आ जाए इनमें से उन चारों में से 3 आ जाएं, इनमें से एक आ जाए तो आपको वो भी शामिल करना है इनमें। तो व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण किसी स्थान विशेष की विशेषता बताता है। कोई स्थान है, कोई प्रसिद्ध स्थान है, विशेष स्थान हो गया है प्रसिद्धि के कारण, उसकी जो विशेषता बताता है, यदि स्थान विशेष की विशेषता बताता है कोई विशेषण तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। जैसे बनारसी साड़ी, तो जो साड़ी है वो बनारस यानी कि स्थान विशेष से संबंधित है, इसलिए विशेषण का ये व्यक्तिवाचक विशेषण आ जाएगा। जैसे बीकानेरी भुजिया, जोधपुरी कोट, चाइनीज फोन, ये जो विशेषण होते हैं वो व्यक्तिवाचक यानी कि स्थान विशेष की ओर इशारा करते हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब जो हम बात बता रहे थे कि ये जो 2 विशेषण हम जो बता रहे हैं नए, जो कई विद्वानों के द्वारा माने गए हैं, ये उन्हीं 4 में जो हमने पहले पढ़े थे उन्हीं में समाहित हैं। तो इसके बारे में एक विशेष आपको नोट करना है, वो ये है कि गुणवाचक विशेषण का ही ये उपभेद माना जाता है। जो गुणवाचक विशेषण है जो हमने गुणवाचक में पढ़े थे, तो उसी के अंतर्गत गुणवाचक विशेषण में इसी प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है कि व्यक्तिवाचक विशेषण किस प्रमुख विशेषण का उपभेद होता है, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण जो है वो गुणवाचक विशेषण का उपभेद माना जाता है। दूसरा आता है अन्य भेद में भिन्नतावाचक विशेषण। भिन्नतावाचक विशेषण, तो इसमें आते हैं शब्द, आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक, हर एक, अनेक, ऐसे शब्दों से भिन्नतावाचक विशेषण होता है, माना जाता है। और जैसे देश का हर एक नागरिक जागरूक है, हर एक यहाँ पर भिन्नता को व्यक्त कर रहा है, लेकिन विद्यार्थियों यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण में शामिल किया जाता है। संख्यावाचक विशेषण जो हमने पढ़े थे निश्चित संख्यावाचक, उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। विद्यार्थियों एक टॉपिक और है जो आपको ध्यान रखना है कि वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। वाक्यों का जब हम प्रयोग करते हैं तो विशेषण के 2 भेद माने जा सकते हैं। वाक्यों का प्रयोग जब हम करते हैं तो उस वाक्यों के प्रयोग के द्वारा विशेषण के जो भेद होते हैं वो 2 माने गए हैं। एक तो होता है उद्देश्यवाचक विशेषण और एक होता है विधेयवाचक विशेषण। अब उद्देश्यवाचक विशेषण विद्यार्थियों क्या है? सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। तो विद्यार्थियों जब देखते हैं हम कोई वाक्य है उसमें यदि कोई करता है तो डायरेक्ट क्या होता है, कर्ता जो होता है वो उद्देश्य माना जाता है, जो क्रिया से युक्त जो शब्द होता है लास्ट में वो विधेय माना जाता है। तो यहाँ उद्देश्यवाचक विशेषण और विधेयवाचक विशेषण वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषणों के भेद किए गए हैं। तो यहाँ इनके उदाहरण, एक एक उदाहरण देखते हैं। इसमें है, ध्यान से समझना विद्यार्थियों, कहने में अंतर है, वह मोटा लड़का है, वह मोटा लड़का है।
तो यहाँ जब उद्देश्यवाचक विशेषण की बात आती है तो उद्देश्यवाचक विशेषण में आपको ध्यान रखना है कि पहले विशेषण आता है। उद्देश्यवाचक जो विशेषण होता है उसमें पहले क्या आता है, वो आता है विशेषण और बाद में आता है विशेष। देखिए उद्देश्यवाचक में पहले आता है विशेषण एडजेक्टिव और फिर आता है विशेषण। अब यहाँ पर विद्यार्थियों दिया हुआ है वह मोटा लड़का है, मोटा लड़का है। अब यहाँ जो पहले शब्द आया है ये आपको ध्यान रखना है कि विशेषण यदि पहले है तो वो उद्देश्यवाचक विशेषण होगा। तो मोटा शब्द जो है वो विशेषता को प्रकट करता है, विशेषण है, और किसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष है, तो वो पहले क्या आ रहा है, विशेषण आ रहा है, उसके बाद में विशेष आ रहा है, तो ये उद्देश्यवाचक विशेषण होगा। इसी प्रकार से इसका उल्टा यदि हम कर देंगे, वह लड़का मोटा है, वह लड़का मोटा है, तो लड़का शब्द क्या हुआ, विशेष हुआ, और मोटा शब्द क्या हुआ, विशेषण हुआ। तो समझे होंगे आप। कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद, पहला भेद होता है उद्देश्यवाचक विशेषण, दूसरा भेद होता है विधेयवाचक विशेषण। दोनों में अंतर क्या है, अंतर यह है कि जब विशेषण पहले हो विशेष बाद में हो, विशेषण पहले हो और विशेष बाद में हो तो वहाँ माना जाता है उद्देश्यवाचक विशेषण, और यदि जहाँ विशेष पहले हो विशेषण बाद में हो तो वहाँ माना जाता है विधेयवाचक विशेषण। तो ये आपको ध्यान रखनी है विद्यार्थियों। इस जो टॉपिक है इसका जो अंतिम रूप जब हम लेते हैं तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है विद्यार्थियों कि विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं। या तो डायरेक्ट प्रश्न आएगा या उससे संबंधित उन अवस्थाओं से संबंधित प्रश्न आएगा कि इसकी मूल अवस्था को उस उत्तरावस्था या उत्तमावस्था में कैसे प्रकट करेंगे, क्या शब्द बनेगा, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं वो तीन होती हैं। पहली होती है मूल अवस्था, दूसरी है उत्तर अवस्था और तीसरी है उत्तम अवस्था। तो देखिए मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। देखिए मूलावस्था यानी कि मूल अवस्था है, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है विद्यार्थियों उत्तमावस्था, उत्तम प्लस अवस्था। तो यहाँ बहुत सीधा सा फैक्ट है, आपको यदि विशेषण कोई वाक्य दिया हुआ है उसमें यदि विशेषण साटना है और ये इंगित कर दिया जाता है, रेखांकित कर दिया जाता है कि इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था प्रयुक्त हुई है, तो आप सीधे सीधे बता सकते हो इसमें। देखिए मूल अवस्था को देखते हैं कि जो ये जो मूल अवस्था है वो विशेषण की सामान्य अवस्था होती है। जैसे कि इसमें मूल विशेषण शब्द होता है, जैसे सचिन अच्छा खिलाड़ी है। अब इसमें क्या है, किसी से कोई तुलना नहीं की गई है, ये विशेषण की क्या है, मूल अवस्था है। गंगा नदी पवित्र है, ये क्या है, मूल अवस्था होती है। दूसरी अवस्था को लेते हैं विद्यार्थी उत्तरावस्था, उत्तर यानी बाद की अवस्था, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में आपको देखना है विद्यार्थियों दो की तुलना की जाएगी। तो जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके, जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके एक को अधिक बताया जाता है और दूसरे को कम बताया जाता है, तो वहाँ विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जैसे हम कहें, इससे हम पहचान के लिए से शब्द आता है, उसमें मूल विशेषण आता है, तर लगा हुआ होता है। जैसे पिताजी सुरेश को महेश से श्रेष्ठ तर मानते हैं। श्रेष्ठ तर यानी कि दो की तुलना है, यदि दो की तुलना हो और एक को श्रेष्ठ बताया जाए, दूसरे को कम बताया जाए, निम्न बताया जाए, तो वहाँ दूसरी अवस्था जो होती है विशेषण की वो उत्तरावस्था के अंतर्गत आती है। तो महेश को सुरेश से क्या बताया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है, तर शब्द लग रहा है, श्रेष्ठ तर। इसकी जो आगे देखते हैं ये विद्यार्थियों उत्तमावस्था होती है, वो सभी में किसी को श्रेष्ठ या कम बताया जाता है। तो देखिए इसमें विशेषण की जिस अवस्था में अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक श्रेष्ठ, सबसे शब्द लगा रहता है, या सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है, कम बताया जाता है। जैसे इसमें सबसे शब्द जुड़ा होगा मूल विशेषण और तम प्रत्यय होगा, तरीन प्रत्यय होगा। जैसे लेते हैं उदाहरण के रूप में, गाय सभी पशुओं में श्रेष्ठतम पशु है। श्रेष्ठतम
यानी कि सबसे हो गया। यहाँ तो विद्यार्थी उत्तरावस्था में तो 2 की तुलना थी और यहाँ उत्तरावस्था में सब में से श्रेष्ठ वो गाय को पशु बताया गया है। रमेश कक्षा का श्रेष्ठ बालक है या बेहतरीन बालक है। तरीन प्रत्यय भी आता है, तरीन बेहतरीन यानी कि सबसे बेहतर है वो। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जो विशेषण की जो 3 अवस्थाएं हैं वो केवल गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही गिनी जाती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आ सकता है कि विशेषण की जो 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, वो विशेषण किस विशेषण के अंतर्गत गिनी जाती हैं विद्यार्थियों, तो आपको ध्यान रखना है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत गिनी जाती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा भी आ सकता है इधर मूल अवस्था है, आपको रिक्त स्थान दिए गए जिसको उत्तरावस्था क्या है, उत्तमावस्था क्या है। तो सिंपल फैक्ट है इसमें तो ये है, जैसे उच्च शब्द दे दिया, इसकी मूल अवस्था उच्च है, उत्तरावस्था में उच्चतर यानी कि 2 की तुलना हो गई, और इसका जो उत्तमावस्था होगी उच्चतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। इसी प्रकार से चतुर, चतुरतर, चतुर्थम, ज्येष्ठ, ज्येष्ठतर, ज्येष्ठतम। इसी प्रकार से निम्न, निम्नतर और निम्नतम। तो विद्यार्थियों, आपको विशेषण से संबंधित टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट्स के द्वारा बताएं। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, शब्द भंडार को बढ़ाते रहें, और इसी के साथ साथ हिंदी परिवार की इस ऑनलाइन पाठशाला को आप अधिक से अधिक शेयर करें, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा होना चाहिए। हमारा परीक्षा तक इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में तो ये दिया हुआ ही है। यदि आप सामान्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जब टॉपिक व्यावहारिक व्याकरण के रूप में जुड़े होते हैं तो अवश्य संभावी आपको यहाँ ये मदद करने वाला है। यह वीडियो बार बार देखिए। अगले वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।